अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है। आज जो लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो एक ख़ास किस्म की इन्फ्लेमेशन है जो कि सिर्फ कोलन में होती है। इसे कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेशंस होती हैं मैदे की अल्सरेशंस होती हैं बड़ी आंत में, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। रेयरली थोड़ा सा पार्ट एंड ऑफ द स्मॉल बाउल यानी कि टर्मिनल आइलियम का इन्वॉल्व होता है, जिसे बैकवॉश आइलियाइटिस कहते हैं। कैसे डायग्नोज करना है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, स्मोकिंग का इस पर क्या इफ़ेक्ट है। कहते हैं कि स्मोकिंग करने वालों में ये डिज़ीज़ कम होती है इंटरेस्टिंगली, जबकि क्रोन्स में स्मोकिंग का इफ़ेक्ट नेगेटिव है। डायग्नोसिस फीकल कैल्पोट्रैक्टिन के ज़रिए कैसे करते हैं, कैमरा टेस्ट यानी कि फ्लेक्सिबल सिग्माइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी कब करना है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आजकल स्टीरॉइड्स और एज़ाथायोप्रिन वगैरह के अलावा और एनिमल्स के अलावा बायोलॉजिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। बायोलॉजिक्स एंटी TNF भी हैं और मुख्तलिफ इंटरल्यूकन्स पर इफ़ेक्ट करते हैं, JAK2 इनहिबिटर्स हैं। ये हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। GIT में हम डिजीज़ को ज़िफिगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइड करेंगे एंड देन वील डिस्कस अकॉर्डिंगली। स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर बेड, दो इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं कोलोन की, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज और दूसरी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेमेटरी का मतलब क्या है कि इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन का मतलब यह है कि ऑटो इम्यून कंडीशन कहला सकती है। अचानक से स्टार्ट होगी, गट की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। एशिया में बहुत कम पाई जाती है, यूके में काफी ज्यादा पाई जाती है। वन ऑफ द मेजर डिजीजेस ऑफ द गट GI ट्रैक्ट इज IBD। IBD की दो मेजर फॉर्म्स हैं, एक है अल्सरेटिव कोलाइटिस और दूसरी है क्रोन्स डिजीज। अब हमारा मेन मकसद अल्सरेटिव और क्रोन्स को साइड बाय साइड पढ़ना है ताकि हम समझ सकें, दोनों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें। अब चूंकि वर्ड इसके साथ कोलाइटिस का है तो ये सिर्फ कोलोन की इन्वॉल्वमेंट है। बहुत थोड़ा सा पोर्शन टर्मिनल आइलियम का इन्वॉल्व हो सकता है, आइलियाइटिस कहते हैं इसको। क्योंकि यहाँ से लेट मी मेक इट क्लियर ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो सही रहे, क्योंकि इसकी एनाटॉमी थोड़ी नीचे हो गई है। जो स्मॉल बाउल है उसके यहाँ से वी स्टार्ट दी लार्ज गट, ये ट्रांसवर्स कोलन है और ये रेक्टम है। तो कोलन की रेड पोर्शन की इन्वॉल्वमेंट है तो शुरू का कुछ पोर्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का, टर्मिनल आइलियम का इन्वॉल्व हो सकता है। अब ये कोलन की सुपरफिशियल लेयर को इन्वॉल्व करता है। तीन लेयर्स होंगी। सुपरफिशियल लेयर की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्या होगा, डायरिया होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है तो एक डायरिया होगा, दूसरा ब्लड लॉस होगा। जहां पर स्टूल्स लॉस हो रहे हैं वहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स भी लॉस होंगे। कोलोन की वजह से ब्लड लॉस होगा जो कि ज्यादातर फ्रेश रेड कलर का होता है। एब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि कोलोन की इन्वॉल्वमेंट है। कोलोन में जब भी इंफ्लेमेशन होगी तो एब्डोमिन में पेन तो होगा। हम इसको ओवरऑल अगर देखें तो
सिस्टेमिक सिम्टम्स भी होते हैं, फीवर हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है अगर टाइम पे डायग्नोज ना किया गया, फटीग थकावट के साथ पेशेंट आएगा, भूख कम लगेगी, ये सारी चीजें वैसे इन्फ्लेमेशन के साथ ज्यादा देखी जाती है। इन्वेस्टिगेशन में ESR, सी रिएक्टिव प्रोटीन ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन फ्लेयर में बढ़ा हुआ होगा। फ्लेयर का मतलब यह है कि मरीज को डायरिया है, ब्लड भी डायरिया और पेन भी जा रहा है, तो ये सारी चीजें होंगी। हीमोग्लोबिन कम हो सकता है ब्लड लॉस की वजह से, प्लेटलेट्स ज्यादा होंगे दोबारा से फ्लेयर के दौरान। हमारे पास कोई और टेस्ट नहीं है सिवाय फीकल कैल्प्रोटेक्टिन लेवल्स के। फीकल कैल्प्रोटेक्टिन स्टूल्स के अंदर कैल्प्रोटेक्टिन लेवल को मेजर करता है, जो ये शो करता है कि इन्फ्लेमेशन है। ये क्लियर नहीं कर पाएगा कि क्या ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है या क्रोन्स है, मगर अगर ये रेज्ड है स्टूल के अंदर तो हमें सोचना चाहिए कि मरीज को इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है। हम एब्डोमिनल एक्सरे कराते हैं कि गट की बहुत ज्यादा डायलिटेशन तो नहीं हो गई या गट परफोरेट तो नहीं हो गई। डायलिटेशन टॉक्सिक मेगाकोलोन कहलाती है, बहुत ज्यादा इनलार्ज हो गई है, डायलेट कर गई है गट और परफोरेट हो सकती है। ये मैक्से से पता चलेगा। जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है वो कोलोनोस्कोपी से है। कोलोनोस्कोपी से आप विजिबल इन्फ्लेमेशन को देखते हैं और दूसरा क्या करते हैं, बायोप्सीज कर सकते हैं। बायोप्सीज जो है वो कंफर्म कर देंगे कि मरीज को अल्सरेटिव कोलाइटिस है या कुछ और है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये भी ध्यान में आप रखिएगा कि हम स्टूल के कल्चर्स करा लेते हैं। स्टूल कल्चर का मतलब ये है कि कोई और ऑर्गेनिज्म तो नहीं है जो कि इन्फेक्शन कर रहा हो और हम मिस कर जाए। मिस का मतलब क्या है कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल है, ये एंटीबायोटिक्स के बाद हो जाता है ज्यादातर। वायरस है साइटोमेगालो वायरस है, तो कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो हमें पहले ये रूल आउट करना है कि ये ना हो कि हम इन्फेक्शन को मिस करके इन्फ्लेमेशन की तरफ चले जाए। इसके अलावा सीटी स्कैन करा सकते हैं कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए। अब हमने बायोप्सीज कर ली हैं, बायोप्सीज पे अगर हमें कंफर्म हो जाता है कि मरीज को अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो एक फ्लेयर को हम कैसे सेवेरिटी के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि कितना सेवियर फ्लेयर है। मरीज की सिम्टम्स वर्स होंगे, फिर पेशेंट बेहतर हो जाएगा, इंप्रूव होगा, फिर दोबारा वर्स हो सकते हैं। तो हम मरीज को डिफाइन करेंगे क्या मरीज माइल्ड फ्लेयर में है, मॉडरेट में है, सीवियर में है।
4 टाइम्स अगर बाउल ओपन कर रहा है, 4 to 6 कर रहा है, या मोर देन 6 टाइम कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड है, मोर ब्लड है, या बहुत ज्यादा, विजिबली काफी ज्यादा ब्लड है। अच्छा, अब इसके अलावा क्या हो सकता है? पल्स 100 पर मिनट से कम है, बल्कि 100 यहाँ आएगा, मोर देन 90 है, लेस देन 90 है, इसको मैं कैसे निशान मेरे लिए बनाना आ रहा, ठहरे, इसको याद करने का आसान तरीका ये है, 90, लेस देन 90, मोर देन 90, अब बेहतर है। नो फीवर, नो फीवर, प्रेजेंस ऑफ फीवर, ESR, CRP नॉर्मल है, नॉर्मल है, यहाँ पे ESR CRP रेज्ड है। इसकी बेस पे आपने डिफाइन कर लिया कि मरीज की सिविरिटी इंडेक्स क्या है। व्हाई डू वी डू अ सिविरिटी इंडेक्स? क्योंकि सीवियर वाला हॉस्पिटल में एडमिट होगा, मॉडरेट वाले को हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं जो कि स्टीरॉइड्स हैं, अगर ठीक हो जाए तो गुड, अगर ठीक नहीं होता तो एडमिट करें। मैनेजमेंट को समझिएगा, मैनेजमेंट टॉपिकल है। फॉर एग्जाम्पल प्रोक्टाइटिस कहते हैं रेक्टम की इन्फ्लेमेशन को। हम लोकल एनेमा दें तो वो रेक्टम तक तो रह जाएगा, यानी कि मेडिसिन जो है वो एनेमा के अंदर डाल के दी जाए तो वो रेक्टम तक लोकली एक्ट करती रहेगी, इसलिए हम लोकली एक्टिंग प्रोक्टाइटिस में दे सकते हैं। अगर ज्यादा है बीमारी तो फिर हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट देंगे। चलो जी, अब मेडिसिन पढ़ लेते हैं। इमाइनो सैलिसिलिक एसिड, केमिकल नेम 5 इमाइनो सैलिसिलिक एसिड है। मीसैलाजीन ज्यादातर दिया जाता है। अब यहां लफ्ज है इंडक्शन और दूसरा है मेंटेनेंस। इंडक्शन का मतलब यह है कि हम अगर एक मरीज को देखते हैं जिसको फ्लेयर हुआ है तो हम उसको फौरन एक ऐसा ट्रीटमेंट देना चाहेंगे कि पहले वो फ्लेयर खत्म हो और उसको इंडक्शन कहेंगे। फ्लेयर ठीक हो जाए तो बाद में कुछ हद तक वो डोज लेता रहे ताकि दोबारा फ्लेयर ना हो, इसे मेंटेनेंस कहते हैं। ये टॉपिकल भी दी जाती है, ओरल भी दी जाती है। ओरल ज्यादातर मेंटेनेंस के लिए होती है। दूसरी अच्छी ऑप्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ऐसे मैं जिक्र कर चुका हूं आपसे। ये ज्यादातर इंडक्शन के लिए है, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स हम नहीं देना चाहेंगे। लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम हो सकती है, साइड इफेक्ट्स हैं स्टेरॉइड्स के अपने। टॉपिकली दे सकते हैं, ओरली दे सकते हैं,
इंट्रावीनस दे सकते हैं। टॉपिकली फोम है, एनीमा है, सपोजिटरीज है, तीनों फॉर्म्स दी जा सकती हैं। जो मरीज मेंटेनेंस में मिसालाजीन पर कंट्रोल नहीं हो रहे, उनके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है? हम एजाथायोप्रिन दे सकते हैं। इसी की ड्रग में क्लास में है मरकैप्टोप्यूरिन दे सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन दे सकते हैं। देखो, ये वो मेडिसिन हैं जो स्टेरॉइड्स को स्पेयर करने के लिए दी जाती हैं। इसके अलावा हम क्या दे सकते हैं? इन्फ्लिक्सीमैब, एडालीम्यूमैब, गोलीम्यूमैब। जो इनसे ठीक नहीं हो रहे, जो मिसेलाजीन से ठीक नहीं हो रहे, ये TNF इनहिबिटर्स हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजिक्स हैं वो हैं वेडोलीज्यूमैब। अगर मरीज इन सब चीजों से भी ठीक नहीं हो रहा तो सर्जरी करके कोलोन को रिमूव कर दे, क्योंकि कोलोन ही वो सोर्स है जहां पर इन्फ्लेमेशन है, ब्लीडिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है। पेशेंट को कोलोन रिमूव कर देंगे, सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन रिमूव हो जाएगा, पेशेंट इंप्रूव कर जाता है, वाकई कर जाता है। मगर मुझे ये बताइए, मरीज का स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, दरमियान से कोलोन आपने रिमूव कर दिया। अब मैं एक कोलोन बना देता हूं ताकि आपको चल जाए। ये ऑरेंज वाली कोलोन फर्ज करें कि हमने काट के रख दिया है, सर बाहर निकाल दिया, फेंक दिया। इसके एक पोर्शन को आर्टिफिशियली बना के एक पाउच सा बना देते हैं और उसको ज्वाइन कर देते हैं रेक्टम से। दूसरी ऑप्शन क्या होती है कि इस पोर्शन को बाहर निकाल देते हैं स्किन में और वहां पर एक बैग अटैच करते हैं, जो भर जाता है तो उसको फेंक देते हैं, तो नया बैग लगा देते हैं जिसे पाउच कहते हैं। सॉरी, पाउच नहीं कहते, अलियोस्टमी कहते हैं। पाउच तो ये रहा। तो पेशेंट जो है वो इस तरीके से इम्प्रूव कर जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं अगर हम ठीक नहीं करते तो फिर क्या होगा? लॉन्ग टर्म मरीज को कोलोन का कैंसर हो सकता है। जाहिर है कैंसर के अपने नुकसान हैं। पाउच की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, पाउचाइटिस। मैंने कहा टॉक्सिक मेगाकोलोन हो सकता है, इतनी इनलार्ज कर जाएगी गट के वो परफोरेट कर जाए। एक चीज है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि इंटेस्टाइन के अलावा भी कुछ चीजें कुछ जगह इन्वॉल्व होंगी, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। वो क्या है? स्किन में अरिथेमा नोडोजम होगा, रेड और पेनफुल लीजन्स होंगी लोअर लेग्स पे। पायोडर्मा
गैंग्रीनोजम, ये मेलियोलस के ऊपर, ज्यादातर मीडियल मेलियोलस पे गैंग्रीनस अल्सर बन जाएगा, इसे पायोडर्मा गैंग्रीनोजम कहते हैं। जॉइंट्स की बीमारी है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इस पे स्पाइन स्टिफ हो जाती है, इसकी एसोसिएशन है। लिवर में हमने पढ़ा था प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस, और एंटीरियर यूवियाइटिस कहते हैं आंख के एंटीरियर चेम्बर की इन्फ्लेमेशन को। रेयरली स्क्लेरा की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। एपिस्क्लेराइटिस रेड होता है मगर पेनलेस होता है। मुंह के अंदर छाले बनना, एफ्थस अल्सर्स, भी एक इंडिकेशन हो सकती है।